आज हम लोग देखते हैं, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, स्टूडेंट्स भाग्य विधाता एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज। मतलब ये हो गया कि जो स्टूडेंट्स भाग्य विधाता एमसीक्यू प्रश्न सीरीज हम लेकर के आए हैं, इस पूरी की पूरी कंप्लीट सीरीज में बेटा जी आपको मिलेगा क्या, वो हम बता रहे हैं। मिलेगा मतलब ये है कि टॉपिक वाइज आपको इसमें क्वेश्चंस मिलेंगे, और आप अभी से अगर देखना शुरू करोगे तो तो आपका उद्धार हो ही जाना है। ठीक है। जिस तरीके से आप कोई पेड ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करते हो और वहां पे सिस्टमैटिक ढंग से एक एक चीजें आपको करवाई जाती हैं, लिखाई जाती हैं, समझाई जाती हैं, सेम उसी पैटर्न पे हम आपको ये सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस और अदर भी, जैसे असम्पशन रीजन हो गया, केस स्टडी हो गया और पीवाईक्यू वगैरह हो गए, सारे क्वेश्चंस की सीरीज हम लेकर के आ रहे हैं। आपके एग्जाम से पहले पहले सब कुछ करा दिया जाएगा, बहुत ज्यादा दिन का मैटर नहीं होता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सीधा आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। मेन आपका मतलब है आपके सब्जेक्ट से। हम क्या करवा रहे हैं क्या नहीं करवा रहे हैं वो धीरे धीरे आपको पता चलता रहेगा। बट ये है कि थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए कि आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको क्या क्या मिलेगा। ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, एक एक चीज बहुत बारीकी से, बहुत ही व्यवस्थित ढंग से हम आपको करवाएंगे। तो चलिए अब सीधे हम आते हैं अपने मेन मुद्दे की बात करते हैं। तो देखिए, ये डिलीटेड टॉपिक है, यहाँ मेंशन कर दी गई है। ये आपका 2023-24 का सिलेबस है, वो भी यहाँ मेंशन कर दिया गया है। और हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। क्वेश्चन में देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है उसी को हम समझते हुए चलेंगे। थोड़ा सा ध्यान इस बात का आपको रखना है, जिन लोगों का सब्जेक्टिव नॉलेज अच्छा है, मतलब उनको लगता है कि हमको टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं, केवल क्वेश्चंस मिल जाएं, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। आप क्या करिएगा, उसको स्किप करके आगे बढ़ जाइएगा। यहाँ पे थोड़ा सा हम डिटेलिंग करेंगे, समझाएंगे, बताएंगे उन लोगों को, उन बच्चों को जिनको कुछ भी नहीं आता है या बिल्कुल वीक हैं, बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। ये समझ में नहीं आ रहा है कि प्री बोर्ड भी होने जा रहा है, प्री बोर्ड भी होने वाला है। अब हम मार्केट की बुक से पढ़ें, यूट्यूब से पढ़ें, स्कूल के टीचर की नोट्स से पढ़ें, क्या करें क्या ना करें, कोई शॉर्ट नोट बनाएं, कैसे करें। अगर आप किसी भी तरीके के इस टाइप की प्रॉब्लम से परेशान हैं तो आपको मैं वन स्टॉप सॉल्यूशन दे रहा हूँ। बिल्कुल निश्चिंत होकर के आप स्टडी करिए और आपके एक एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पर मिलेगा। ठीक है। प्रयास हमारा यही रहेगा। अब आगे ईश्वर की मर्जी, आप लोगों का आशीर्वाद जैसा रहा वैसा हम लोग आगे करते बढ़ते चले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मेनली क्या देख रहे हैं बेटा, कि चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेज एंड एक्सपीरियंसेस। तो इसका तो ऑप्शन नंबर जो है, ये सी वाला करेक्ट हो जाएगा, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। अब हम इस बात को आपको समझाते हैं, थोड़ा सा डिटेल में हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है। तो अब क्या है कि जिसके समझ में आ गया उसके लिए अच्छा, जिसके समझ में नहीं आया उसके लिए और अच्छा। अब बेटा याद करो कि जिस दिन आपके टीचर्स ने, आपके मेंटोर ने, आपके हैं, आपने जब बुक उठाई होगी, बुक ने जिसने भी आपको इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन बताई थी, तो इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन में आपको ये बताए होंगे, तो बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज का जो सिंबल होता है वो कैपिटल क्यू या फिर स्मॉल क्यू से नोट किया जाता है। किससे नोट किया जाता है? कैपिटल क्यू या फिर स्मॉल क्यू से इसको नोट किया जाता है। इसकी जो डेफिनेशन वहां पे आपको बताई गई होगी, वही सेम डेफिनेशन हम आपको बता रहे हैं। क्या बताया गया था कि इट इज द प्रॉपर्टी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच, जिनको ये डेफिनेशन वगैरह याद होगी आप वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ जाइएगा, आगे क्वेश्चन करिए। ड्यू टू विच एनी मैटर, कोई भी मैटर हो, ड्यू टू विच एनी मैटर कहें, मटेरियल कहें, सब्सटेंस कहें, ठीक है, बॉडी कहें, जो भी कहें, एनी मैटर एक्सपीरियंसेस और प्रोड्यूसेस, एक्सपीरियंस भी करता है, एक्सपीरियंसेस और प्रोड्यूसेस
इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। क्या एक्सपीरियंस करता है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट। ये तो बेटा जी हो गई बेसिक डेफिनेशन। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट एनी मैटर एक्सपीरियंसेस और प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। तो यहाँ से डेफिनेशन से तो पहला वाला आपका फर्स्ट क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स ओनली? नो। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ओनली? नो। बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट? हाँ, ये सही है, नन ऑफ दीज। तो सी ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। अब हम थोड़ा सा वेरीफाई करेंगे। क्या वेरीफाई करेंगे? कि कब ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट देता है, कब ये मैग्नेटिक इफेक्ट देता है। तो थोड़ा सा बेटा समझिएगा। जैसे हमने आपको बताया कि ये चार्ज है, चार्ज का सिंबल क्या है? क्यू। और जो ये चार्ज है, चार्ज भी मैटर की एक प्रॉपर्टी होती है। जैसे कोई मैटर है, तो इस मैटर की एक प्रॉपर्टी बेटा जी होती है मास। तो मास को आपने 9th में 11th में पढ़ा भी था। मास का सिंबल क्या होता था? स्मॉल एम से मास को हम लोग नोट करते थे। तो जैसे मैटर की एक प्रॉपर्टी होती है मास, सेम वैसे ही मैटर की दूसरी प्रॉपर्टी होती है चार्ज। तो एक बात तो यहां से कंफर्म हो गई कि ये जो चार्ज है, ये मैटर की ही प्रॉपर्टी है, कहीं बाहर से कहीं अलग से कोई लाई हुई चीज नहीं है। ये दोनों के दोनों मैटर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। दोनों के दोनों मैटर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। अगर क्लास 11th आप डीपली पढ़े होंगे तो वहां पे फिजिकल वर्ड मोस्टली लोग छोड़ देते हैं। अगर फिजिकल वर्ड आपने कभी पढ़ा होगा, कभी पढ़ने का मौका मिला होगा या आगे मिलेगा, तो वहां पे दो तरीके की फिजिक्स आपको बताई गई होगी, माइक्रो फिजिक्स और माइक्रो फिजिक्स। तो ये सब तो हम लोगों ने जो स्टडी किया, वो किसमें स्टडी किया था? माइक्रो फिजिक्स की बात की थी। और ये जो सारी बातें हम लोग कर रहे हैं, ये हम लोग बात कर रहे हैं माइक्रो फिजिक्स। इसकी बात कर रहे हैं हम लोग माइक्रो फिजिक्स की। ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीजें इनविजिबल होंगी, बट केवल इनका इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। इट्स ओके। कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। ठीक है। तो एक बात क्लियर हो गई बेटा कि जिस तरीके से मास मैटर की एक प्रॉपर्टी होती है, सेम वैसे ही चार्ज भी मैटर की दूसरी प्रॉपर्टी होती है। जैसे मास की अपनी एक ओन फील्ड होती थी, ग्रेविटेशनल पोटेंस ग्रेविटेशनल फील्ड, सेम वैसे ही चार्ज की भी अपनी एक फील्ड होती है, और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मास की कौन सी फील्ड होती है? मास के पास जो फील्ड होती है, मास की जो फील्ड है, वो कौन सी फील्ड है? ग्रेविटेशनल। मास की फील्ड को क्या बोलते थे? ग्रेविटेशनल। और क्या? फील्ड। चार्ज के पास जो फील्ड होगी, उस फील्ड को हम क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहेंगे बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड को नोट किससे करेंगे? कैपिटल लेटर के ई से। ये वेक्टर क्वांटिटी है, इस वजह से इसके ऊपर एक एरो भी लगा देते हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा डिटेलिंग करते हैं। अब जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ई इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी। ई इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। अब बेटा यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये इनहेरेंट का मतलब क्या होता है, ये समझ जाओगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। इनहेरेंट प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि चार्ज जहां जहां पर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहां वहां पर होगा। चलो हम आपको इसको एक एग्जांपल से बताएं। जैसे हम लोग हैं, तो धूप में कहीं भी जाएं, या फिर रात है, अंधेरा है, लाइट में कहीं भी जाएं, तो देखते हैं कि हमारे हाथ की, पैर की, या हमारी पूरे बॉडी की
जो शैडो है वो हमारे अगल बगल कहीं बन रही होती है कि नहीं बन रही होती है? तो बन रही होती है, तो जिस तरीके से हमारे हाथ के पैर की या फिर ये कह सकते हैं बॉडी की जो शैडो है वो हमारे इर्द गिर्द हमारे अगल बगल कहीं बन रही होती है, हमारी शैडो को हमारी बॉडी से अलग नहीं किया जा सकता है। सेम बेटा जी वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड को चार्ज से सेपरेट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि जहां जहां का पर चार्ज होगा वहां वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब चलिए देखते हैं चार्ज के डिफरेंट डिफरेंट स्टेज क्या हो सकते हैं। जैसे कोई भी चार्ज है और इनिशियली वो जो है रेस्ट में, इसमें है रेस्ट में है। रेस्ट का मतलब क्या हो गया कि जो उसकी वेलोसिटी है या स्पीड है, कहते हैं स्केलर क्वांटिटी है तो स्पीड ही कहेंगे। स्पीड v इक्वल टू क्या है, जीरो। स्पीड ऑफ चार्ज इज जीरो। अगर चार्ज रेस्ट में है तो उसकी स्पीड जीरो है, तो उस कंडीशन में उसके पास केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं, इसकी नेक्स्ट बात करते हैं। अगर आपका चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में है या फिर कह सकते हो कांस्टेंट मोशन, ऐसा मोशन कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, मीन्स ऐसे भी कह सकते हैं कि जो v है ये v इज इक्वल टू कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। तो जब यूनिफॉर्म मोशन करता है तो उस कंडीशन में बेटा जी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहेगी ही रहेगी। क्यों? जैसे हम हैं आप हैं, चाहे कहीं पर खड़े रहें या फिर दौड़ें, दोनों कंडीशन में हमारी शैडो बनती है। जैसे ही चार्ज आपका यूनिफॉर्म मोशन में आता है तो यहाँ पर एक एडिशनल फील्ड डेवलप हो जाती है। क्या डेवलप हो जाती है? एडिशनल फील्ड। और इस एडिशनल फील्ड को निकोल टेस्ला ने, इसने इस एडिशनल फील्ड को निकोल टेस्ला ने एक नेम दिया। सबसे पहले उन्होंने इसकी नेमिंग दी, इसका नेम उन्होंने दिया मैग्नेटिक फील्ड। तो अब तो एक बात का आइडिया आपको लग गया होगा कि जब तक चार्ज रेस्ट में रहेगा, ठीक है, जब तक चार्ज रेस्ट में रहेगा तब तक वहां पर केवल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। लेकिन जैसे ही चार्ज आपका मोशन में आएगा वहां पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी और साथ ही साथ वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। कंफर्म? मतलब अगर चार्ज आपका यूनिफॉर्म मोशन में है इक्वल टू कांस्टेंट है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों तरीके की फील्ड आपको देखने को मिलेगी। थर्ड केस आ जाता है चार्ज का। चलो इनको नंबरिंग भी कर देते हैं। वन, केस नंबर वन, केस नंबर टू और केस नंबर क्या, थ्री। जब चार्ज आपका वेरिएबल मोशन करता है, ऐसा मोशन कर रहा है, वेरिएबल मोशन कर रहा है। ठीक है, तो वेरिएबल मोशन का मतलब क्या हो गया कि या तो वो एक्सीलरेटेड हो रहा होगा, एक्सीलरेटेड और डिसिलरेटेड, डिसिलरेटेड मतलब या तो उसकी स्पीड लग बढ़ रही है या फिर घट रही है या घट बढ़ दोनों रही है। तो जब एक्सीलरेटेड डिसिलरेटेड मोशन करता है इसका मतलब क्या हो गया कि v इक्वल टू नॉट कांस्टेंट, मतलब ये उसका मोशन कांस्टेंट नहीं है। जब ये कांस्टेंट मोशन नहीं करता है, एक्सीलरेटेड मोशन करता है, तो यहाँ पर क्या देखा गया, यहाँ पर ये देखा गया इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहेगी ही नहीं रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड भी रहेगी ही रहेगी। और इसमें क्या होता है, वन मोर टॉप अप ऐड
ऐड हो जाता है वन मोर टॉपअप, और इस वन मोर टॉपअप को नेम क्या दिया गया, इस वन मोर टॉपअप को नेम दिया गया रेडिएशन, या फिर ऐसे कह सकते हो रेडिएटेड। ठीक है, ये क्या बनाता है, रेडिएटेड फील्ड। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड या डिसेलरेटेड मोशन कर रहा है तो वो क्या डेवलप करता है, रेडिएटेड, वो क्या डेवलप करता है, रेडिएटेड इलेक्ट्रिक एंड रेडिएटेड इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। ठीक, ठीक है। अब थोड़ी सी बात क्या करते हैं, अब कोई थोड़ी सी बात नहीं, बस केवल इतनी बात मुझे बतानी थी, ये बात आप समझ गए होंगे। अब हम आ जाते हैं सीधा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो रेस्ट और स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूस, रेस्ट चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, तो क्लियर हो गया ना, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड। अ चार्ज मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन प्रोड्यूस, अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो उसके पास क्या होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी और साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। ठीक है, अ चार्ज मूविंग एक्सेलरेटेड और डिसेलरेटेड मोशन, इसका मतलब क्या हुआ, ओनली इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नो, ओनली मैग्नेटिक, नो, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, नो, क्या होगा, रेडिएटेड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। हु फर्स्ट डिफरेंशिएट टू काइंड्स ऑफ चार्ज, देखिए सबसे पहले जो है चार्ल्स ड्यूफेन, इन्होंने ही सबसे पहले बताया कि चार्ज जो होते हैं वो दो तरीके के। उसके बाद पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बारे में जो जानकारी दी वो उन्होंने किसने दिया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, इन्होंने बताया, इसको याद रखना बेटा, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि चार्ज जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरीके के होते हैं। उसके पीछे का रीजन है आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, और भी कई एक्सपेरिमेंट है, वो सब आप पढ़ चुके हैं। द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज ऑब्जर्व सो फार, अब मुद्दे की बात यह है कि किसी भी चार्ज पार्टिकल पर, कोई भी मैटर है, तो उस मैटर क्या है, छोटे छोटे पार्ट्स मिलकर के, किसी भी मैटर के छोटे से छोटे चार्ज पार्टिकल पर कितना मिनिमम अमाउंट रह सकता है। तो आपको बताया गया था कि E इज इक्वल टू क्या होता है, फंडामेंटल ऑफ चार्जेस, और इसकी वैल्यू कितनी थी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना चार्ज किसी पार्टिकल्स पर मिनिमम एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हैज इन इट, तो देखिए अगर कोई भी बॉडी आपकी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मतलब क्या होगा, देखिए बेटा पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मतलब ये हो गया कि जैसे चार्ज की हम लोग बात कर लेते हैं, तो चार्ज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या बताया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या बताया कि जो चार्ज हैं वो कितने कैटेगरी के हैं, दो, कौन कौन, पहला पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव टू टाइप्स के चार्ज उन्होंने बताया, तो पॉजिटिव का मतलब क्या था, पॉजिटिव का मतलब ये था कि डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेफिशिएंसी ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन
एज कंपेयर्ड टू प्रोटॉन, मतलब क्या हो गया, एज कंपेयर्ड टू प्रोटॉन। अब इसका मतलब समझिए, जैसे भी हम एग्जांपल ले ले, प्यारा सा एग्जांपल ले लेते हैं, सोडियम। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर 11 है। तो अगर इसका एटॉमिक नंबर 11 है तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11, प्रोटॉन कितने हैं, 11। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर, ये तीनों बातें सेम। अब यही Na प्लस बना दे, Na प्लस हो जाए, तो जब ये सोडियम प्लस आयन बनाए, क्या बनाएगा, Na प्लस। तो जब ये Na प्लस बनाएगा तो अब तो इसके पास एटॉमिक नंबर तो वही रहेगा, एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं, ठीक है। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन एक कम हो गए, मतलब पहले 11 थे अब 10 हो गए। प्रोटॉन कितने हैं, अब हो गए, अब क्या पहले भी 11 थे अब भी 11। यहाँ पर क्या आई, यहाँ पर डिफिशियंसी ही तो आ गई। तो इस तरीके से अगर कोई भी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होती है तो उसके पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल के, वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ऐसे ही अगर कोई भी बॉडी नेगेटिवली चार्ज बॉडी है तो यहाँ पर क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी के केस में यहाँ पर होता है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या चीज, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर्ड टू प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन के कंपेयर में क्या होता है, एक्सेस हो जाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है इन इट, तो अगर बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है तो वहाँ पे डिफिशियंसी होगी, वो भी किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन की होगी। नेक्स्ट, अ कूलम इज इक्वल टू, तो देखो बेटा, अगर 1 कूलम को हमें समझ, तो यहाँ क्या दिया गया है, ESU। तो 1 कूलम और ESU का रिलेशन समझ लें, फिर सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। तो देखो बेटा, यूनिट ऑफ चार्ज की बात अगर की जाए तो यूनिट ऑफ चार्ज, अब यूनिट ऑफ चार्ज में दो घटक, ठीक है। यूनिट ऑफ चार्ज में जैसे अगर हम बेटा SI यूनिट की बात करें, किसकी, SI यूनिट, तो SI यूनिट में जो चार्ज की यूनिट होती है वो होती है कितना, कितना नहीं क्या, तो चार्ज की यूनिट होती है कूलम, और इसका सिंबल जो हम लोग नोट करते हैं वो कैपिटल लेटर के C से। बट CGS सिस्टम में अगर हम बात करें तो चार्ज की जो यूनिट होती है CGS सिस्टम में, तो CGS सिस्टम में चार्ज की यूनिट होती है ESU और EMU, ठीक है। अब ये जो कूलम और CGS और SI सिस्टम है, इन दोनों में रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है, ये होता है 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁹ ESU, ESU, या फिर यही हो जाता है 1/10 EMU के, ठीक है। तो अब आप देखिए आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, 1 कूलम इज इक्वल टू कितना, 3 × 10⁻⁹ ESU, ठीक है। A soap bubble, a soap bubble, a soap bubble is given a negative charge, then its radius। तो देखिए ये क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अगर किसी सोप बबल को नेगेटिव चार्ज दे दे, क्या प्रोवाइड कर दिया जाए, सोप बबल को नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड कर दिया जाए तो उसकी रेडियस पे क्या इफेक्ट होगा। तो अब सपोज कर लेते हैं कि जो सोप बबल है कुछ इस तरीके का होगा और इस पर बहुत सारे क्या आ गए,
नेगेटिव चार्ज आ गए, तो आपने नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड कर दिया। अब ये जितने भी हैं, ये सब के सब क्या है? नेगेटिव चार्जेज हैं। अब जब नेगेटिव चार्जेज हैं, तो हम लोगों को एक बात मालूम है बेटा जी, फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या मालूम है कि जो लाइक चार्जेज हैं, क्या है? लाइक चार्जेस, ये रेपेल करते हैं, और जो अनलाइक चार्जेज हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। अब आप समझिए, लाइक चार्जेज रेपेल और अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट। तो ये सब लाइक चार्जेज हैं, रेपेल करेंगे, रेपेल करेंगे तो क्या होगा? जब ये रेपलिंग करें, तो इनकी जो रेडियस है ये बढ़ जाएगी। ठीक? इनकी रेडियस क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक है। तो जब इनकी रेडियस बढ़ जाएगी, तो सरफेस, भाई सरफेस बढ़ेगा तो रेडियस भी बढ़ जाएगी। मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। व्हेन अ बबल इज गिवन अ पॉजिटिव चार्ज देन इट्स रेडियस। तो स्वाभाविक बात है, नेचुरल बात है भाई, कि अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, तो ये भी लाइक चार्जेस हैं, ये भी रेपल करेंगे। रेपल करेंगे तो रेडियस क्या होगी? इंक्रीज कर जाएगी। इंक्रीज कर जाएगी। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ? बी वाला। टू आइडेंटिकल मेटेलिक स्पेयर इज गिवन चार्जेस +2 and -2 रिस्पेक्टिवली, देन मास ऑफ द बोथ स्पेयर विल बी इक्वल। नो। भाई पॉजिटिव चार्ज दिया गया, तो अगर एक बॉडी को पॉजिटिव चार्ज आप दे रहे हैं और दूसरी बॉडी को नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं, तो जिस बॉडी को आपने पॉजिटिवली चार्ज किया और एक बॉडी को आपने क्या किया? नेगेटिवली चार्ज किया, तो नेगेटिवली चार्ज का मतलब क्या हुआ? नेगेटिवली चार्ज का मतलब हो गया, भाई इसका मतलब हो गया कि डिफिशियंसी आ गई। क्या आ गई? डिफिशियंसी। और इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सेस आ गया। अब जो ये टेक्निकल टर्म ना समझ पा रहे हैं वो समझ। डिफिशियंसी का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर एक तरीके से कमी आ गई, अभाव आ गया, और यहाँ पर प्रचुरता आ गई, बढ़ गया। मतलब क्या हो गया कि ये डिक्रीज हो गया, एक तरीके से कह सकते हैं, और ये इंक्रीज हो गया। क्या डिक्रीज हुआ, क्या इंक्रीज हुआ? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें पता है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने पढ़ रखा है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो अपने साथ इतना मास लेकर के जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज से तो मास हट गया और नेगेटिव पे मास आ गया। तो जो मास ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होगी उसका मास क्या होगा? कम होगा, और नेगेटिवली चार्ज बॉडी के कंपेयर में। तो यही ऑप्शन बी आपका करेक्ट हुआ। ठीक है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, हाउ मेनी टाइम इज चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल्स देन द चार्ज ऑन प्रोटॉन। ये तो सबको पता है कि अल्फा पार्टिकल्स कितने कितने टाइम्स होते हैं? अल्फा पार्टिकल्स जो होता है वो 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन, ये 2 टाइम्स हो जाएगा। व्हाट इज द सीजीएस यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ चार्ज? देखिए सीजीएस यूनिट तो डायमेंशन, डायमेंशन के लिए बेटा जी देखो, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी हम लोगों ने पढ़ ही रखा है। यहाँ से क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया? आई टी हो गया। अब डायमेंशन ऑफ क्यू इज इक्वल टू क्या होगा? इसका एम्पेयर होता है, इसका टी होता है। ये ऑप्शन आपका कौन सा सही हुआ? सॉरी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ आपका? बी वाला ऑप्शन करेक्ट हुआ। हाँ, तो इस पे क्या, ये नहीं होगा,
ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, केवल आपका ऑप्शन भी करेक्ट होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। इफ द साइज ऑफ द चार्ज बबल आर वेरी स्मॉल कंपेयर टू अ डिस्टेंस बिटवीन देम देन बॉडीज आर ट्रीटेड एज, तो ये तो पॉइंट चार्ज तो याद रखिएगा बेटा। चार्ज इज, तो चार्ज को देखो ट्रांसफर भी किया जा सकता है, एसोसिएट भी, कंजर्व भी, इसका मतलब इसमें सारे ऑप्शन हैं। इफ बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज इट इम्प्लाइज दैट, अगर कोई भी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है तो देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज एज वेल एज नेगेटिव चार्ज इन द बॉडी, बट पॉजिटिव चार्ज इज मोर देन द नेगेटिव चार्ज। बस इतनी सी बात। On rubbing, when one body gets positively charged and other negatively charged, the electrons transfer from positively charged body to negatively charged body are, तो इसमें जो होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर होते हैं आपके, जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं की ट्रांसफरिंग होती है, उन्हीं की शिफ्टिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए। इफ अ बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज देन इट हैज, देखिए अगर नेगेटिवली चार्ज बॉडी है तो वहां पर एक्सेस होगा, वो भी किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का, तो इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। ऑन चार्जिंग बाई कंडक्शन मास ऑफ बॉडी में, देखिए जब कंडक्शन के केस में क्या होता है, एक बॉडी इधर है दूसरी बॉडी इधर है, दोनों बॉडी को आपस में कनेक्ट कर दिया गया, तो इसमें लेन देन होगा। ठीक है, किसी के चार्ज किसी पे आएंगे, किसी से जाएंगे किसी पर आएंगे, तो दोनों का मास इंक्रीज डिक्रीज दोनों हो सकता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है मिनिमम परमिसिबल चार्ज ऑन अ पार्टिकल। क्वांटाइजेशन तो आप पढ़ ही चुके हैं, क्वांटाइजेशन में क्या होता था, क्वांटाइजेशन में Q इज इक्वल टू एन ही हमने पढ़ा था। एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, किसको रिप्रेजेंट करता था, इंटीग्रल मल्टीपल नंबर को, किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटीग्रल मल्टीपल नंबर को, या फिर इसी को क्या बोल दिया जाता है, इसी को हम लोग बोल देते थे एन इम्प्लाइज दैट इंटीजर, इंटीजर तो समझते होंगे। ठीक है, यहाँ पर जीरो भी होगा, प्लस माइनस वन भी होगा, प्लस माइनस टू भी होगा, प्लस माइनस थ्री भी होगा, कुछ भी होगा। ठीक है, और ई क्या होता था, फंडामेंटल चार्ज। ई किसको रिप्रेजेंट करता था, फंडामेंटल चार्ज। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि मिनिमम एग्जिस्टिंग चार्ज, क्या कहेंगे, मिनिमम मिनिमम एग्जिस्टिंग चार्ज। देखिए मिनिमम एग्जिस्टिंग चार्ज का मतलब क्या होता है, मिनिमम एग्जिस्टिंग चार्ज का मतलब होता है कि किसी भी पार्टिकल्स पर कम से कम, छोटा से छोटा, स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट चार्ज की कितनी वैल्यू रखी जा सकती है। ठीक है, तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम की वैल्यू, इससे छोटी वैल्यू चार्ज की नहीं हो सकती। ठीक है, इससे छोटी वैल्यू चार्ज की नहीं हो सकती है। ठीक है, किसी भी बॉडी पर कम से कम जो सबसे छोटा चार्ज होगा, जो छोटे चार्ज की वैल्यू होगी, वो कितनी होगी, इक्वल टू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम के। अब हम जैसे आगे की बात करें, तो क्वांटाइजेशन की डेफिनेशन क्या थी, हाँ? भाई क्वांटाइजेशन के कि किसी भी पार्टिकल्स पर मिनिमम कितना चार्ज रह सकता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, चार्ज कैन एग्जिस्ट ऑन एनी पार्टिकल्स, एनी किसी भी पार्टिकल्स पर चार्ज कैन एग्जिस्ट ऑन एनी पार्टिकल्स इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, उसी को क्यू इक्वल टू एनी दिखा दिया गया था। ठीक है, अब इसमें क्या है कि थ्योरी वाले पोर्शन में बहुत डिटेलिंग हो गई है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा जाएगा, वीडियो की लेंथ बढ़े ना, थोड़ा सा जल्दबाजी में वो भी है। फिलहाल ज़्यादा से ज़्यादा डिटेलिंग करने के हम प्रयास में हैं, लेकिन ये भी ध्यान दिया जा रहा है कि लेंथ बढ़े।
इफ एन ऑब्जेक्ट possesses एन इलेक्ट्रिक चार्ज इट इज सेड टू बी इलेक्ट्रिफाइड। क्या कहा इन्होंने, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के पास इलेक्ट्रिक चार्ज है, इसका मतलब क्या हो गया, वो इलेक्ट्रिफाइड हो गया। इलेक्ट्रिफाइड का मतलब क्या हो गया कि वो बॉडी चार्ज हो गई। और व्हेन इट हैज नो चार्ज, अगर कोई चार्ज नहीं तो न्यूट्रल, तो इसका मतलब यही फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। टू स्फीयर्स ए एंड बी ऑफ एग्जैक्टली सेम मास आर गिवन इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज रिस्पेक्टिवली, देयर masses आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग क्या कहा, दो स्फीयर हैं, दोनों के दोनों सेम मास के हैं, तो एक स्फीयर ए हो गया और दूसरा स्फीयर चलो बी हो गया। ठीक है, दोनों के मास क्या है, सेम है। इस पर इन्होंने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, इस पर नेगेटिव चार्ज दे दिया। तो जिसको पॉजिटिव चार्ज दिया इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन हटा दिए गए, रिमूव करा दिए गए, इसका मतलब यहाँ डिफिशियंसी आ गई, इसका मास क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ए का मास कम होगा, बी का मास ज्यादा हो जाएगा। When a comb run with a dry hair attracts a piece of paper, what this is because, देखिए जब पीस ऑफ पेपर को काम के साथ है, सॉरी काम को रब किया जाता है हेयर के साथ, तो उन दोनों में पोलराइजेशन आ जाता है। काम में क्या आ जाता है, पोलराइजेशन आ जाता है, जिसकी वजह से क्या करता है, वो पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज एक्सपेरिमेंटली डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाज एक्सपेरिमेंटली डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय, मतलब एक्सपेरिमेंटली इसको किसने दिया, तो इसको भैया मिल्टन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट की हेल्प से ये हमें मिला था। इन इनहेलेशन process in which an electron and a positron transform into two gamma rays, which property of electric charge is displayed। तो इसमें क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ, कैलकुलेट द चार्ज कैरिड बाय इतना इतना इलेक्ट्रॉन या कुछ ना कुछ हो। अगर इतना इलेक्ट्रॉन कहेगा तो देखो Q इज इक्वल टू क्या होता है, यानी एन है 12.5 इंटू 10⁻18, और इस पर जो चार्ज होगा वो होगा -1.6 इंटू 10⁻⁹। मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ आएगा -16 5 जा 80, 16 2 जा 32, 840, और 16 1 जा 16 4 20। वन डिजिट पे यहाँ पॉइंट है, वन डिजिट पे यहाँ पॉइंट है, टू डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, और ये मल्टीप्लाई करते समय पावर ऐड होती है 18 - 90। ठीक है, अब वो तो अब आगे इसकी बात कर लेते हैं। तो ये आपका हो गया -20 इंटू 10⁻⁻। तो ये हो जाएगा कितना, माइनस का 20 नीचे जाएगा तो 10, आपका 10 की पावर पॉजिटिव हो जाएगी, और ये एक दूसरे से क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो जब एक दूसरे से जीरो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्यू की वैल्यू क्या बची, क्यू इज इक्वल टू बचा -2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, सी वाला, सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंटेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो देखिए 1 कूलम चार्ज पे कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो देखो बेटा जी हम लोगों ने Q इज इक्वल टू क्या पढ़ा है, यानी हमने क्या पढ़ रखा है, Q इज इक्वल टू एनी। तो जब Q इज इक्वल टू एनी पढ़ रखे हैं, तो यहाँ से N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/E। अब इसको सॉल्व करो जरा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये N इज इक्वल टू क्या होगा, 1 कूलम चार्ज अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इस कूलम से ये कूलम यूनिट कट जाएगी। अब ये हो गया 1/1.6, और 10⁻19 ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा।
ठीक है, तो ये हो गया पॉजिटिव। अब देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो यहाँ जीरो बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 10/16 इंटू 10 टू द पावर प्लस का 19। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं बेटा जी। तो ये यहाँ से एक जीरो उठा लाते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा कितना 100, 100/16 इंटू 10 टू द पावर कितना 18। अब इसको भी चलो आगे सॉल्व कर लिया जाता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 16 6 या 96, कैरी कितना हुआ 4, 16 2 या 30, 2 और 8 16 5 या 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मिलेंगे, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, 6.25 इंटू 10 टू द पावर पॉजिटिव 18। इफ अ बॉडी हैज नेट चार्ज -1 कूलम, देखिए -1 कूलम है तो सीधी सी बात है एक्सेस होगा, और नंबर तो वही रहेगा जो अभी हमने निकाला 6.25 इंटू 10 पावर 18। तो यहाँ पे अ बॉडी है कितना एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इफ अ बॉडी है चार्ज -10 पावर -12 कूलम, तो नंबर तो उतना ही रहेगा, ये माइनस का 12 है और वो क्या आएगा प्लस का क्या 18, तो प्लस का 6 जाएगा और वो भी नेगेटिव है तो एक्सेस ही होगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, if 10 की power 9 electrons move out from a body to another body every second, how much time is required to get total charge of 1 coulomb। तो देखो इसमें भी कह रहा है कि 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट एवरी सेकेंड, मतलब यहाँ पे जो n गिवन है वो गिवन है कि 10 की पावर जो 9 इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड इतना मूव आउट हो रहे हैं। मतलब क्या हो गया, एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं, एक इस तरीके का कोई मैटर है वेसल है और एक दूसरा वेसल, ठीक है, यहाँ से यहाँ की तरफ, यहाँ से यहाँ की तरफ एक सेकंड में ठीक है, यहाँ से यहाँ की तरफ कितने इलेक्ट्रॉन एवरी सेकंड जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा सपोज कर लीजिए बहुत इलेक्ट्रॉन यहाँ पे तो ये इनपटी है इसमें ट्रांसफर किए जा रहे हैं। हमें बताना है कि 1 कूलम चार्ज कितनी देर में ट्रांसफर हो जाएगा। तो अगर इस स्पीड से चल रहा है तो टोटल चार्ज हमें कितना दिया गया है, टोटल चार्ज जो ट्रांसफर होना है यहाँ से इस बॉडी से इस बॉडी में ट्रांसफर होना है वो है ट्रांसफर होना 1 कूलम। ठीक कह रहा है, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू टोटल चार्ज, 1 कूलम चार्ज ट्रांसफर होने में कितना समय लगेगा। तो अब हमने फार्मूला क्या पढ़ रखा है, Q इज इक्वल टू एनी। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं चार्ज टोटल चार्ज ट्रांसफरिंग इन 1 सेकेंड, क्या कहेंगे, टोटल चार्ज ट्रांसफर्ड इन 1 सेकेंड, तो ये कितना हो जाएगा एन ई के, एन का मतलब क्या हो गया 10 टू द पावर 9 इंटू ई की वैल्यू क्या होगी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम पर सेकेंड, कितना चार्ज एक सेकेंड में ट्रांसफर होगा। चलो अच्छा, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, हमें निकालना है टाइम रिक्वायर्ड, क्या निकालना है टाइम रिक्वायर्ड, कितने टाइम लगेंगे। तो जितना ट्रांसफर करना है जितना एक सेकंड में ट्रांसफर हो रहे हैं, तो टोटल चार्ज अपॉन चार्ज ट्रांसफर पर सेकंड क्या यूज करेंगे, टोटल चार्ज अपॉन
चार्ज ट्रांसफर्ड पर सेकंड। ठीक है, तो टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 कूलम अपान, ये क्या है? तो ये हो गया 10⁻⁹ तो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम पर सेकंड। सेकंड ऊपर चला जाएगा, कूलम से कूलम कट ही जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻10 सेकंड्स। अब हम लोग अब बातें करते हैं, तो ये वैल्यू हो गई कितना, 10/16 इंटू, ऊपर ले जाओगे तो ये प्लस में हो जाएगा ना, क्या हुआ ये, तो ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 10⁻10 पर सेकंड। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 100/16 इंटू 10⁻9 ये आपका हो जाएगा कितना, 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड्स। कितने टाइम इनका लगना है। या अब हम थोड़ा सा, क्योंकि आंसर सब किस में आ रहे हैं, ऑप्शन किस में है, ईयर में, तो जब आंसर ईयर में है तो इसको ईयर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जब ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो देखो 365 days इज इक्वल टू 1 ईयर, या फिर यही हो गया 365 इंटू 24 इंटू 60 भाई, एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकेंड। ठीक है, तो ये जो है इक्वल हो गया किसके, 1 ईयर के। अब यहाँ से 1 सेकेंड की वैल्यू आप निकाल लो, तो ये हो जाएगा 1 ईयर अपॉन 365 इंटू 24 इंटू 60। ठीक है, ये वैल्यू उठा करके वहाँ पुट कर दीजिए, तो टी इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 6.25 इंटू 10⁻9 इंटू 1 अपॉन 365 इंटू 24 इंटू 60 और ये आंसर आ गया किसमें, ईयर में। और इसको बेटा सॉल्व करोगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली सॉल्व होकर के आएगा 198 ईयर्स। इसको सॉल्व कर लेना, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो गया बी। ठीक है, इस तरीके से अब हम आगे बढ़ते हैं। द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज नॉट इम्प्लाइज दैट चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, नो, कैन बी डिस्ट्रॉय, नो, चार्ज द नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, नॉट इम्प्लाइज ना, हाँ, तो ये अपोजिट इज परमिसिबल, साइमल्टेनियस क्रिएशन ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज इज परमिसिबल, कोई जरूरी नहीं है। टोटल द नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, तो वो तो कांस्टेंट है, कोई दो है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इम्प्लाइज दैट चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट, चार्ज, तो यहाँ पे तो वो भी देख ही रहा है साहब, देयर इज अ मिनिमम परमिसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, डज द चार्ज गिवन टू अ मेटेलिक स्फीयर डिपेंड ऑन वेदर इट इज hollow or solid, नहीं,
चाहे सॉलिड हो चाहे हॉलो हो, उससे कोई मतलब नहीं है। कैन इतना चार्ज 8.6 into 10 power minus 19 कूलम ऑफ चार्ज बी गिवन टू अ कंडक्टर? नो, कभी नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है फंडामेंटल ऑफ चार्जेस का, मतलब 1 2 3 4 5। ड्यूरिंग द फेनोमेना ऑफ पेयर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द फॉलोइंग इज obtained: electron and positron. When two charged spheres are connected with a wire, the electric charge on them is shared equally. ठीक है, mark out the correct option. The total charge of the inverse is constant. हाँ, the total charge positive charge of the inverse is constant will नहीं. The total charge negative charge of the inverse is constant. No. Total number of charge particles in the inverse is not constant. है? नहीं. करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो गया? अब आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इज रॉन्ग, चार्ज इज कंजर्व, सही बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड नियर एन आइसोलेटेड चार्ज इज रेस्ट, बिल्कुल। चार्ज इज क्वांटाइज चार्ज, अच्छा अरेस्ट चार्ज प्रोड्यूसेज बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, नहीं, यही वाला गलत। तो इस तरीके से देखिए, तो ये हमारा सिलेबस खत्म हुआ चार्ज का। अब हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आएंगे कूलॉम्स लॉ का। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब इसलिए करिए कि जैसे ही हम लाइव होते हैं आपको लाइव क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और वैसे भी जो भी वीडियोज अपलोड होंगे, तो जैसे अब अगर अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो वो सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आपका आराम से काम बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो अब इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग आगे मिलते हैं नई टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ, नई तैयारी के साथ। ठीक है, थैंक यू क्लास। अब ये लेक्चर आपको जैसा भी लगा है कमेंट करके बताइएगा, जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो भी बताइएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।